नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को पुनर्विचार करने का दिया निर्देश। आईपीसी की धारा 124A में है राजद्रोह की परिभाषा। आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन कानून में संशोधन को मिली मंजूरी। द्वीप समूहों में बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा अब आसान। अंडमान और निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने कानून में ढील देने की थी गुजारिश। चालू फसल वर्ष के लिए सरकार ने गेहूं उत्पादन आकलन को किया कम। गर्म मौसम के चलते गेहूं की पैदावार में आई गिरावट। चालू रबी सीजन में केंद्र की गेहूं खरीद में भी गिरावट। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन के 15वें सत्र की हुई शुरुआत। मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकना है मकसद। भारत के पर्यावरण मंत्री भी सम्मेलन में हुए शामिल। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में प्रजनन दर में गिरावट के संकेत। मुस्लिमों की प्रजनन दर में दर्ज हुई सबसे ज्यादा गिरावट। केवल 5 राज्यों में रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से ऊपर है प्रजनन दर। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर बड़ा फैसला दिया। केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा के लिए समय देते हुए शीर्ष अदालत ने इस कानून के प्रयोग पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कानून की समीक्षा तक इससे जुड़े मुद्दों पर सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की समीक्षा होने तक इससे जुड़े लंबित मुकदमों और भविष्य में दर्ज होने वाले मुकदमों को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। इन परिस्थितियों के चलते राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि जुलाई 2021 में राजद्रोह कानून को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सरकार को कानून की वैधानिकता पर विचार करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई थी। दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून और इसके प्रावधान औपनिवेशिक काल के हैं और मौजूदा वक्त में इनकी प्रासंगिकता कम हो गई है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कानून का प्रयोग सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रही है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। गौरतलब है कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 124A के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा फैलाने या अवमानना करने या सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास किया जाता है तो ये सभी राजद्रोह की श्रेणी में आएंगे। हालांकि घृणा फैलाने या अवमानना की कोशिश किए बिना सरकार की किसी नीति का विरोध करना या उस पर टिप्पणी करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इस कानून से जुड़े सजा के प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की जेल एवं जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही जरूरत पड़ने पर दोषी व्यक्ति को न्यायालय में भी पेश होना पड़ सकता है। इसके अलावा राजद्रोह कानून के तहत दोषी पाया गया व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। इस कानून को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी जैसी गतिविधियों से निपटने के मकसद से 1870 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। हाल ही में 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता को हासिल कर लिया। हालांकि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विनीत सरन के सेवानिवृत्त होने पर यह संख्या फिर से घटकर 33 हो जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अधिकतम 34 जज हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सहित 31 जजों की स्वीकृति थी, लेकिन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 पारित करने के बाद यह संख्या बढ़कर 34 हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों से निर्मित कॉलेजियम ही इस संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देती है। दरअसल जब भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कोई पद रिक्त होता है तो इसे भरने के लिए न्यायाधीशों के नामों के चयन का प्रस्ताव सीजीआई द्वारा शुरू किया जाता है। इन नामों पर सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बने एक कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाता है। कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ सीजीआई उस हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं जिस हाईकोर्ट से न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। इसके बाद सीजीआई न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं। फिर केंद्रीय कानून मंत्री सीजीआई की अंतिम सिफारिश प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद न्याय विभाग के सचिव सीजीआई को सूचित करते हैं। साथ ही वो नियुक्त न्यायाधीश से सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सचिव द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की घोषणा की जाती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए, जैसे कि उसे अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, अथवा उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने द्वीप तटीय क्षेत्र विनियमन कानून में संशोधन को मंजूरी दी। इसका मकसद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली संयंत्रों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। आपको बता दें कि पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत साल 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को द्वीप संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस प्रकार तटीय क्षेत्रों के विकास एवं नियमन से संबंधित यह कानून कमजोर तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है। इन प्रावधानों के चलते कुछ परियोजनाओं में रोक लग गई थी। इसके लिए अंडमान और निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने सरकार से इन नियमों में ढील देने की गुजारिश की थी। सरकार ने राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन किया गया। संशोधन में सरकार ने अब 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को स्थापित करने की अनुमति दी है। इससे पोर्ट ब्लेयर में 50 मेगावाट की एलएनजी आधारित बिजली परियोजना जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि यह संयंत्र एनटीपीसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह डीजल और एलएनजी दोनों से चलता है। आपको बता दें कि साल 2018 में नीति आयोग ने द्वीपों के समग्र विकास के लिए एक निवेशक सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं के संधारणीय विकास के लिए निवेश आकर्षित करना था। नीति आयोग की इस पहल के बाद ग्रेटर अंडमान क्षेत्र या इसके दक्षिणी हिस्से को विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव में एक 22 वर्ग किलोमीटर हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दक्षिण पश्चिमी तट पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और गोदाम परिसर शामिल है। हाल ही में देश में अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के कई मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि पुलिस या इससे संबंधित विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार पुलिस अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। सीआरपीसी की धारा 48 और 79 अंतरराज्यीय गिरफ्तारी से जुड़ी है। धारा 48 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है और भारत में किसी भी स्थान पर गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। हालांकि इस बात पर बहस हमेशा बनी रहती है कि क्या पीछा शब्द का अर्थ किसी अन्य राज्य में पीछा करना है या किसी ऐसे आरोपी पर लागू होता है जो दूसरे राज्य में रह रहा हो और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा हो। धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतरराज्यीय गिरफ्तारी से है। यह धारा अंतरराज्यीय गिरफ्तारियों के लिए विस्तृत प्रक्रिया को निर्धारित करती है, अर्थात
सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर व्यक्ति को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ये गिरफ्तारियां स्थानीय पुलिस की सहायता से की जाती हैं, मगर कई संदिग्ध मामलों में स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी से पहले या बाद में केवल सूचित किया जाता है। 2019 में संदीप कुमार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी को किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए लिखित या फोन पर अपने सीनियर से अनुमति लेनी होगी। आकस्मिक मामलों को छोड़कर अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को आरोपी के स्थानीय थाने से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। लौटते समय पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा करना चाहिए और दैनिक डायरी में एक एंट्री करनी चाहिए। इसमें राज्य से बाहर निकाले जा रहे व्यक्ति का नाम और पता लिखा होगा। इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने की स्थिति में स्थानीय पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है। हाल ही में सरकार ने चालू फसल वर्ष के लिए अपने गेहूं उत्पादन आकलन को अनुमानित 111.32 मिलियन टन से घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया है। दरअसल प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के अधिकांश हिस्सों में मार्च से अप्रैल के दौरान मौसम असामान्य रूप से गर्म रहा है। इसी गर्म मौसम के कारण इन राज्यों में हुए उपज नुकसान से गेहूं के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में चीन के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि रूस तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते लगातार 5 वर्षों से बम्पर गेहूं उत्पादन के बाद भारत को अपने अनुमानित गेहूं उत्पादन को कम करना पड़ रहा है। साथ ही चालू रबी विपणन सीजन में केंद्र की गेहूं खरीद में भी गिरावट की संभावना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस सीजन में अभी तक 17.5 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर चुकी है, जिसके सीजन समाप्ति तक 19.5 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल पिछले विपणन सीजन में केंद्र सरकार ने किसानों से 43.3 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था और इस विपणन सीजन में 44.4 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। लेकिन उच्च निर्यात और उत्पादन में आने वाली गिरावट के चलते केंद्र की गेहूं खरीद आधे से अधिक घटकर 19.5 मीट्रिक टन होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की गेहूं खरीद घटने का एक प्रमुख कारण निजी व्यापारियों द्वारा उच्च बाजार कीमतों की पेशकश भी है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। लिहाजा वैश्विक बाजार में इन बढ़ती कीमतों का लाभ उठाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं को एमएसपी से अधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 7.85 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 12 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात का अनुमान लगाया है। साथ ही मिस्र और तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं के आयात को मंजूरी मिलने के बाद भारत यूरोपीय संघ के देशों में भी गेहूं के निर्यात का प्रयास कर रहा है। UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के COP15 का आयोजन अफ्रीका के कोट दिवोयर के आबिदजान में 9 मई से शुरू हो गया है, जो कि 20 मई तक चलेगा। भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कोट दिवोयर पहुंचे हैं। इसके पहले COP14 का आयोजन भारत में साल 2019 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भारत ने की थी। गौरतलब है कि COP14 में भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके अलावा COP14 में पहली बार सूखे के निदान के लिए कारगर नीति तथा उपायों को सुझाने से जुड़ी एक अंतर सरकारी कार्य समूह का भी गठन किया गया था। COP15 की बात करें तो सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पर्यावरण मंत्री ने COP14 की प्रतिबद्धताओं तथा भारत की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने और भूमि के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसमें सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि 2015 से 2019 के बीच किसानों को 229 मिलियन से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी बेहतर हुई है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% की गिरावट भी आई है। इसके अलावा उत्पादकता में 5 से 6% की वृद्धि दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि साल 1977 में पहली बार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन में एक प्लान ऑफ एक्शन अपनाया गया था। इसका मकसद मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करना था, लेकिन इससे खास सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में UNCCD की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी, जिसे साल 1994 में पेरिस में अपना लिया गया। इसके बाद से ही UNCCD कॉप की शुरुआत हुई। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2070 तक जानवरों में हजारों नए वायरस फैलेंगे। इसके चलते जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही इस अध्ययन में जलवायु परिवर्तन और संक्रामक बीमारियों के प्रसार को दो प्रमुख वैश्विक संकटों के रूप में चिन्हित किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा अपने इन निष्कर्षों को समझाने के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। इस मॉडल के आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो अगले 50 वर्षों में 3000 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां प्रवास करके विभिन्न वायरसों को फैला सकती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये सभी वायरस मनुष्य में नहीं फैलेंगे और ना ही कोरोना वायरस की तरह महामारी बनेंगे, लेकिन क्रॉस स्पीशीज वायरसों की संख्या बढ़ने से इन वायरसों के मनुष्य में फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। दरअसल मनुष्य और अन्य जानवरों की प्रजातियों के बीच बढ़ते संपर्क के कारण क्रॉस स्पीशीज वायरसों के संचरण की प्रबल संभावना है, जो कि आगे चलकर किसी बड़ी महामारी का कारण बन सकते हैं। इन क्रॉस स्पीशीज वायरसों को एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि फ्लू वायरस वाला एक पक्षी और एक अन्य फ्लू वायरस वाला मनुष्य किसी पिग के संपर्क में आते हैं। पक्षी और मनुष्य में मौजूद फ्लू वायरसों से ये दोनों आपस में संक्रमित तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके विपरीत इन दोनों के फ्लू वायरसों से पिग संक्रमित हो जाता है। इसके बाद ये दोनों फ्लू वायरस पिग के शरीर में पुनः वर्गीकृत होकर एक नए वायरस H1N1 को उत्पन्न करते हैं। यह नया वायरस ही क्रॉस स्पीशीज वायरस कहलाता है, जो मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि हालिया अध्ययन के ये निष्कर्ष विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों के बारे में सही साबित हो सकते हैं। दरअसल ये दोनों महाद्वीप पिछले कई दशकों से मनुष्य से जानवरों में फैलने वाली बीमारियों जैसे फ्लू, HIV, इबोला, कोविड-19 आदि के हॉट स्पॉट रहे हैं। साथ ही एशिया और अफ्रीकी देशों में भविष्य में आने वाले वायरसों के जोखिम का खतरा भी बना हुआ है। इतना ही नहीं, हालिया अध्ययन में अफ्रीकी और एशियाई देशों के निवासियों द्वारा अनुभव किए गए क्लाइमेट इनजस्टिस की भी चर्चा की गई है। दरअसल अफ्रीकी और एशियाई देश जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत कम जिम्मेदार हैं, जबकि इन देशों में रहने वाले लोगों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। पहली बार केंद्र सरकार ने अपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज की मदद से एक वेबिनार का आयोजन किया। आपको बता दें कि इन लेबोरेटरीज को बायोटेक्नोलॉजी विभाग से मान्यता मिली हुई है। यह वेबिनार पत्ते, जीवित पौधे, कटे हुए फूल और रोपण सामग्री जैसे टिश्यू कल्चर पौधों के निर्यात को बढ़ावा देने पर आधारित था। इसका मकसद टिश्यू कल्चर प्लांट्स के निर्यात को बढ़ावा देना है। इस वेबिनार में टिश्यू कल्चर्ड पौध रोपण सामग्री के उत्पादन और उसके निर्यात में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारत टिश्यू कल्चर निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। साल 2020-21 में भारत से लगभग 1.717 करोड़ डॉलर के टिश्यू कल्चर पौधों को निर्यात किया गया। इसमें लगभग 50% निर्यात अकेले नीदरलैंड को की गई थी। भारत से टिश्यू कल्चर पौधों का आयात कर रहे शीर्ष 10 देशों में नीदरलैंड, USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केन्या, सेनेगल, इथोपिया और नेपाल शामिल हैं। गौरतलब है कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में पौधों के ऊतकों को न्यूट्रिएंट मीडियम की मदद से उगाया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन आदि की प्रचुरता वाला एक सॉल्यूशन होता है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। जी हैबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर के रूप में जाना जाता है। यह तकनीक रोग मुक्त पौधों के उत्पादन और पौधों की उपज बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित होती है। विकासशील देशों में टिश्यू कल्चर द्वारा केला, बैंगन, अनानास, टमाटर, शकरकंद आदि का उत्पादन किया जाता है। आपको बता दें कि अपेडा की स्थापना साल 1986 में कृषि और प्रसंस्कृत
उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। अपेडा टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज को उन्नत बनाने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना भी चला रहा है, जिसका मकसद निर्यात गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का उत्पादन करना है। हाल ही में नाइजीरिया से यात्रा कर यूनाइटेड किंगडम पहुंचे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि यह दुर्लभ वायरल संक्रमण मनुष्य में आसानी से नहीं फैलता है, लेकिन वह एहतियात के तौर पर इस व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का पता लगा रही है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम में मंकी पॉक्स के मामले वर्ष 2018 में दर्ज किए गए थे। तब एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित 3 लोग संक्रमित हुए थे। इन 3 लोगों में से भी 2 मामले उन व्यक्तियों के थे जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की थी। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ जूनोटिक वायरल डिजीज या जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। यह पॉक्स विरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। जानवरों में इस वायरस की पहली बार पुष्टि वर्ष 1958 में हुई थी, जो कि इस वायरस की पुष्टि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए रखी गई कैप्टिव मंकी कॉलोनियों से हुई थी, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स पड़ा। हालांकि मनुष्य में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला वर्ष 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। उसके बाद यह बड़े पैमाने पर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में ग्रामीण और वर्षावन क्षेत्रों में रिपोर्ट किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 1970 के बाद से मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, नाइजीरिया और दक्षिण सूडान सहित 11 अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अफ्रीका के बाहर मनुष्य में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिला। कुल मिलाकर अब तक 4 महाद्वीपों के 15 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस का प्राथमिक संचरण जानवरों से मनुष्य में होता है। यह संचरण संक्रमित जानवरों के रक्त, तरल पदार्थ, क्षतिग्रस्त त्वचा या घावों के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों के अधपके मांस और अन्य पशु उत्पादों का सेवन करने से भी इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। गौरतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप में कई जानवर प्रजातियों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। इनमें गिलहरी, चूहों, बंदरों की विभिन्न प्रजातियां आदि शामिल है। भले ही मंकी पॉक्स वायरस के द्वितीयक संचरण या मानव से मानव में प्रसार की संभावना काफी कम है, लेकिन यह सांस के माध्यम से तथा त्वचा के घावों, संक्रमित व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के जरिए मनुष्य में फैल सकता है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। इसी के साथ देश की कुल प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी यानी 2.1 से भी नीचे पहुंच गई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 5 राज्यों बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से ऊपर है। साथ ही देश के भीतर प्रजनन दर बिहार में सबसे अधिक और सिक्किम में सबसे कम है। क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की कुल प्रजनन दर वर्ष 1992-93 से 2019-21 के बीच 3.7 से घटकर 2.1 हो गई है। वहीं इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों की कुल प्रजनन दर 2.7 से कम होकर 1.6 हो गई। सर्वे में धार्मिक आधार पर भी आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक पिछले 2 दशकों में मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर अभी भी सभी धार्मिक समुदायों में सबसे अधिक बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय की कुल प्रजनन दर वर्ष 1992-93 से 2019-21 के बीच 4.4 से घटकर 2.3 हो गई है, जबकि इस अवधि में हिंदू समुदाय की कुल प्रजनन दर 3.3 से कम होकर 1.94 हो गई है। साथ ही अन्य धार्मिक समुदायों ईसाइयों, सिखों, जैनों और बुद्धिस्ट की वर्तमान प्रजनन दर क्रमशः 1.88, 1.61, 1.6 और 1.39 है। गौरतलब है कि कुल प्रजनन दर से तात्पर्य उन बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के जीवन काल में पैदा होते हैं या जिनके पैदा होने की संभावना होती है।
वहीं रिप्लेसमेंट लेवल और फर्टिलिटी प्रजनन क्षमता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या स्वयं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर लेती है। आपको बता दें कि प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। साथ ही यदि कुल प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से कम है तो यह दर्शाता है कि एक पीढ़ी खुद को बदलने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की ज्यादातर मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। रिपोर्ट का मानना है कि इन मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन और मैक्रो न्यूट्रिएंट का स्तर या तो बहुत कम है या फिर मध्यम स्तर बना हुआ है। इस रिपोर्ट का पूरा नाम स्टेट ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया है। इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया है, जो दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष देश भर की मिट्टियों के लगभग 50 मिलियन सैंपल्स की टेस्टिंग पर आधारित है। असल में भारतीय मिट्टियों की हेल्थ प्रोफाइल को समझने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच इनके कई सैंपल्स का परीक्षण किया गया था। इन सभी मिट्टियों के लगभग 85% सैंपल्स में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई, जबकि इन सभी सैंपल्स में से लगभग 97% सैंपल्स में नाइट्रोजन का अभाव देखा गया। वहीं इन सभी लगभग 83% सैंपल में फास्फोरस और 71% में पोटेशियम की कमी दर्ज हुई। इसके अलावा इन सभी मिट्टियों के सैंपल्स में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी अभाव पाया गया। लगभग 47% में बोरॉन, 39 में जिंक, 37 में आयरन और 36 में सल्फर की कमी पाई गई। अगर बात क्षेत्रवार आंकड़ों की करें तो देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मिट्टी के कम से कम आधे सैंपल्स में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी थी। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की सबसे अधिक कमी है। इसके बाद क्रमशः पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। वहीं देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मिट्टी के कम से कम आधे सैंपल्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी दर्ज की गई। हाल ही में एक गंभीर चक्रवाती तूफान असानी ने भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में दस्तक दी। आपको बता दें कि असानी चक्रवात उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला साल 2022 का पहला चक्रवात है और इसका नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि असानी एक सिन्हली भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्रोध होता है। दरअसल जब भी कोई चक्रवात किसी देश से टकराता है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि इन चक्रवातों के नाम का क्या मतलब है और इन नामों का निर्धारण कौन और कैसे करता है। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में WMO एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के सदस्य राष्ट्रों ने बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नामकरण का फैसला किया। उस समय इस पैनल में 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। इन देशों द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर पैनल द्वारा चक्रवात के नामों की अंतिम सूची तैयार की गई। लेकिन वर्ष 2018 में इस पैनल के 45वें सत्र में 5 नए देशों ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल किया गया। इस दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की एक नई सूची की आवश्यकता को भी महसूस किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि विश्व के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, ने बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों की सूची प्रकाशित की। गौरतलब है कि इन सभी नामों के लिए WMO एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के सभी 13 सदस्य देशों द्वारा 13 नाम सुझाए गए। जैसे ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किसी भी चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो उसका नामकरण इस सूची में शामिल नामों में से क्रमवार तरीके से कर दिया जाता है। बता दें कि असानी चक्रवात के बाद आने वाले अगले चक्रवात का नाम सितरंग होगा और यह नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। इस सूची के लिए भारत द्वारा सुझाए गए नाम गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर प्रभंजन, घुर्नी, अनबुद, जलधि एवं वेगा है। आपको बता दें कि सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए नामों के लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि देशों द्वारा प्रस्तावित नाम राजनीतिक, धार्मिक विश्वासों, लिंग आदि से तटस्थ होना चाहिए। इन नामों से विश्व में किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये नाम छोटे और इनका उच्चारण
आसान होना चाहिए। इसके अलावा एक बार प्रयोग में लाए गए नामों को दोहराया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि WMO एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एस्केप यानी एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। 2. यह रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्पादन पर आधारित है। 3. इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी सबसे अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2। अगला प्रश्न है, असानी चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उष्णकटिबंधीय चक्रवात असानी उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला साल 2022 का पहला चक्रवात है। 2. इस चक्रवात को असानी नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया है। 3. उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति लगभग 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, CRPC एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CRPC की धारा 48 और 79 अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी से संबंधित है। 2. CRPC की धारा 48 बिना वारंट के अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी से, जबकि धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में केंद्र सरकार ने एपीडा और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज की मदद से पहली बार टिश्यू कल्चर वेबिनार का आयोजन किया। 2. साल 2020 से 21 में भारत से लगभग 1.717 करोड़ डॉलर के टिश्यू कल्चर पौधों का निर्यात किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 16 से वर्ष 2019 से 21 के बीच कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई। 2. रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मुस्लिम समुदाय की कुल प्रजनन दर 2.3, जबकि हिंदू समुदाय की कुल प्रजनन दर 1.94 हो गई है। 3. वर्तमान में कुल प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से कम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। प्राप्ति पोर्टल के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का कुल शेष मई 2022 में बढ़कर करीब 121 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें कि प्राप्ति पोर्टल को मई 2018 में बिजली उत्पादकों और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद से जुड़े लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स है। मेरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राज्य बन गया है। हालांकि राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक वाली सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन है। बता दें कि मेरकॉम इंडिया अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है। यह स्वच्छ ऊर्जा संगठनों को अनुसंधान और संचार सेवाएं प्रदान करती है।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा AIM प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई है। इस प्लेबुक का उद्देश्य मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बाजार में बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि AIM प्राइम का पूरा नाम अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। हाल ही में अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने ऑपरेशन दुधी के उन जीवित सैनिकों को सम्मानित किया जो देश के रक्षा इतिहास में 30 साल पुराने सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के हिस्सा थे। बता दें कि ऑपरेशन दुधी 1990 से 1992 तक जम्मू कश्मीर में असम राइफल्स की एक बटालियन द्वारा चलाया गया था। यह ऑपरेशन किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान है। इस ऑपरेशन में बटालियन ने 72 आतंकवादियों का सफाया करने के साथ 13 अन्य लोगों को भी पकड़ा था। हाल ही में अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस नवनिर्मित सेंटर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, खून जांच, MRI सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सेंटर हरियाणा के साथ साथ विभिन्न पड़ोसी राज्यों के कैंसर से पीड़ित मरीजों को भी सुलभ, किफायती और व्यापक उपचार प्रदान करने में मददगार साबित होगा। बीते 8 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक प्रकार का वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के पारिस्थितिकीय महत्व, उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर इन सेवानिवृत्त कर्मियों को अपना व्यक्तिगत विवरण अपलोड करना होगा ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियों में उनकी विशेषज्ञता और उनका पसंदीदा रोजगार मिल सके। हाल ही में दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के दौरान बेहतरीन फीचर फोटोग्राफी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। बता दें कि फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। केंद्र की अमृत सरोवर योजना के तहत गाजियाबाद के 75 तालाबों को पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण करना है। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनरुद्धार किया जाना है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन को साल 2016 में 597 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सिनेमाई विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और इसका डिजिटलीकरण करना था। इसके तहत अभी तक सत्यजीत रे की 10 प्रतिष्ठित फिल्मों के संरक्षण का कार्य पूरा कर दिया गया है। इनमें से सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी को कांस में 2022 संस्करण के कांस क्लासिकल सेक्शन में प्रीमियर के लिए चुना गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।